हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। क्विकली सेशन ज्वाइन करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? एक बार कमेंट कर देना। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड इवनिंग विश्वास, गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग अविनाश। ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। ओके, तो हम लोग काइनेमेटिक्स कर रहे थे, वन डायमेंशनल मोशन। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था एच सी वर्मा सर के बुक से, है ना? तो आप हमको बताइए कि क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या बाबू? जल्दी पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक में आपको कोई प्रॉब्लम है इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस में? पता नहीं बाबू विश्वास, कोई एरर तो था नहीं, लेकिन बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे। लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ऐप पर, है ना? तो आप पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देख लेना एक बार। फिर ये सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग वाला, है ना? केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर आप एक बार देख लेना, है ना? इंपॉर्टेंट लेक्चर था, काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स डील किए थे। कोई बात नहीं, आप लेक्चर तो ऐप पर अपलोड हो गया है ना, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है? नहीं तो यूट्यूब चैनल पे भी है, वहां पे भी अपलोडेड है, देख लेना। कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विश्वास, कल सुबह आ जाना, यहीं पर आ जाना, यहीं से डायरेक्ट बैठ के क्लास में कर लेना क्लास, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। पहले एच सी वर्मा में बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 में कोई प्रॉब्लम है बाबू आपको? एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 30 में अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस को बाबू ऑनेस्टली बनाइए, है ना? ये क्वेश्चंस आपको सीखने, आपको बनाने के लिए दिए गए हैं। कोई डाउट नहीं है। देखो, जो बच्चे YouTube से भी हैं, YouTube पे भी मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको भी हम कोई होमवर्क देते हैं, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर इतने में डाउट है ना? तो हम जरूर उसका या तो सॉल्यूशन या आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे उसका, ठीक है? या आपको कम से कम इतना गाइड जरूर कर देंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को बना सकें। चलो फिर, कोई डाउट नहीं है, गुड, अच्छी बात है। अगर आप बनाए हैं तो वह बहुत अच्छी बात है, आपको कोई डाउट नहीं है तो। चलो फिर हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इनको ट्राई करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन ही कंटिन्यूड रखेंगे, अभी एक दो दिन चलेगा, ठीक है? उसके बाद उसके बाद फिर कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है? हेलो। हाँ मनमोहन जी, थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रहा है क्लास का, हम आपको कॉल करते हैं। क्लास में थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रहा है, हम 1 घंटे में कॉल करते हैं आपको, ठीक ना? ट्राई दिस। A rocket is fired vertically from rest and ascends
with a net vertical acceleration of 30 meter per second square for 1 minute. Its fuel is then all used up and it continues as a free particle. Find A, maximum height, और दूसरा B, total time before it reaches the ground. ये क्वेश्चन है. A rocket is fired vertically from rest and ascends with a net vertical acceleration of 30 meter per second square for 1 minute. Its fuel is then all used up and it continues as a free particle. ठीक है. Find maximum height and total time before it reaches the ground. ठीक है. मान लो आपके पास एक रॉकेट है. ठीक है. ये मान लीजिए रॉकेट है. बड़ा घटिया सा रॉकेट दिख रहा है लेकिन चलेगा. ये ऊपर जा रहा है बाबू. कितने के एक्सेलरेशन से? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है. कितने समय तक जाएगा? 1 मिनट तक जाएगा. एक मिनट तक ऊपर गया. ठीक है. मान लीजिए यहां तक आया 1 मिनट तक. ठीक है. यहां से ये चलना चालू किया, इस जगह तक आया 1 मिनट में. उसके बाद इसका सारा जो फ्यूल था वो खत्म हो गया, है ना. लेकिन अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से रख रहा है तो यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी. फ्यूल खत्म होने का मतलब है कि इसके बाद ये उसी वेलोसिटी से ऊपर बढ़ेगा. फ्री मतलब एक्ट्स एज अ फ्री पार्टिकल का कहने का मतलब ये है कि पहले क्या था ना, पहले रॉकेट का जो इंजन था उसमें जो फ्यूल था वो इसको पावर दे रहा था, जिसके कारण वो इतने के एक्सेलरेशन से चल रहा था. लेकिन यहाँ पर जाने के बाद इसका सारा का जो फ्यूल है, हाँ, अगर आपके पास जो यहाँ पर पहुंचने के बाद जो सारा फ्यूल है वो खत्म हो गया. फ्यूल खत्म होने के बाद ये पार्टिकल अभी भी ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे रिटार्ड करेगा क्योंकि मोशन ऊपर में रहेगा और ग्रेविटी जो है वो नीचे लगेगा. ठीक है. यहां तक आपको ग्रेविटी लेने की टेंशन नहीं है. यहां तक आपको ग्रेविटी लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन. नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन का मतलब कि ग्रेविटी वगैरह को ले करके जो नेट एक्सेलरेशन ऊपर में है वो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है. तो यहां तक आपको अलग से जी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन है. ठीक है. इसके बाद ये रॉकेट फिर ऊपर जब जाएगा तो ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन इस पे ग्रेविटी किधर लगेगा? जी नीचे. तो फिर ये धीरे धीरे कहीं जाएगा अपने मैक्सिमम हाइट पे, है ना. यहाँ पे कहीं तक जाएगा अपने एच मैक्स तक, और एच मैक्स पर पहुंचने के बाद ये वापस ऊपर से नीचे ग्राउंड पर आ जाएगा. रॉकेट जो है वो वापस रिटर्न हो जाएगा ग्राउंड पे. तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा और कितना समय लगेगा इसको, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना है. ट्राई करो इसको. बाबू देखो, हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, पढ़ने के बाद एक डायग्राम बनाया करो और उसको समझाने और उसको फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तभी आप सीखोगे. ट्राई इट.
कैसे करेंगे इसको बताओ। यहां तक तो ये मस्त ऊपर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो रॉकेट जब फायर हुआ होगा तो इनिशियली उसका यू जीरो होगा, एक्सेलरेशन जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर, है ना। तो हम इस डायरेक्शन के वेक्टर्स को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, तो 30 भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और कितने समय तक चला है ये, 1 मिनट तक, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो कितना कितना हाइट जाएगा ये, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू जीरो हो जाएगा, 1/2 इंटू ए विल बी 30 इंटू 60 का स्क्वायर 3600, तो ये हो गया बाबू 1800। एस आ जाएगा 1800 इंटू 30, 54,000, 54,000 मीटर, इसका मतलब 54 किलोमीटर्स, है ना। रॉकेट जो है वो 1 मिनट में 54 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा, 54 किलोमीटर। नहीं अविनाश, ये एच मैक्स नहीं है बाबू, एच मैक्स तो ये यहीं तक है, 1 मिनट तक रॉकेट जो ऊपर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, सिर्फ इतना जो हाइट है ये हुआ आपका 54 किलोमीटर्स, है ना। सिर्फ इतना हाइट हुआ आपका 54 किलोमीटर। इसके बाद भले ही रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया, अब रॉकेट का इंजन उसको पावर नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी ये बॉडी जो है वो ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। यहाँ पर जब वो पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी से पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी अचानक से तो जीरो नहीं होगी ना। इसके बाद फिर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और इस पे नीचे ग्रेविटी जी एक्ट करेगा, तो वो धीरे 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 रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करते करते इसको फाइनल मैक्सिमम हाइट पर ले जाके क्या करेगा, जीरो करेगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं अब यहाँ पे कितनी इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो देख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकते हैं यहाँ के लिए। u जीरो था, a कितना था 30 इंटू टाइम्स 16, तो v विल बी इक्वल टू 1800 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 1800 मीटर पर सेकेंड है, और जब एच मैक्स पे जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत। क्योंकि देखो इस वाले पार्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इसके आगे वाले जर्नी के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, आपको एच मैक्स निकालना है, तो आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as कर सकते हैं। तो फाइनली मैक्सिमम हाइट पे तो वी जीरो हो जाएगा, यू हो जाएगा 1800 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा -10 इंटू एस। तो बाबू ये हो जाएगा 20s इज इक्वल टू 1800 इंटू 1800। तो ये तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये दो से एक 90 कट जाएगा, तो ये बाबू आ गया 1800 इंटू 90। ये कितना आ जाएगा, 162 किलोमीटर्स, ठीक है, 162 किलोमीटर आ जाएगा। तो टोटल मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा रॉकेट, तो टोटल हाइट हो जाएगा 162 किलोमीटर प्लस 54 किलोमीटर्स, ठीक है। टोटल हो जाएगा 216 किलोमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। 216 किलोमीटर टोटल हाइट जाएगा रॉकेट। है ना, आराम से सोचो, ठीक है। यहां तक रॉकेट का इंजन उसको लेकर जा रहा था इतने के नेट एक्सेलरेशन से, है ना। कुछ बच्चे क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी नहीं लग रहा क्या नीचे, नेट लिखने का मतलब होता है नेट रिजल्टेंट, उसमें ग्रेविटी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला एक्सेलरेशन भी इंक्लूडेड है, उसके बाद जो नेट है वो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर है। तो इसलिए फिर यहाँ पे आपको अलग से एक्सेलरेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है देखो, नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन। यहां तक पहुंचने के बाद उसका फ्यूल खत्म हो गया, इसके बाद जो आगे का जर्नी है वो फ्री पार्टिकल की तरफ, फ्री पार्टिकल की तरह मतलब यहाँ पर जब वो पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 1800 मीटर पर सेकेंड थी, तो जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब तक तो वो और ऊपर जाएगा ना।
तो 1800 मीटर पर सेकंड से जाएगा और ग्रेविटी इसको यहाँ लेकर आएगा, तो टोटल इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। पहला पार्ट निकल गया, मैक्सिमम हाइट। अब दूसरा आपको क्या निकालना है, टाइम। यहां तक का तो टाइम आपको पता है, यहां से यहां तक का टाइम तो आपको पता है 60 सेकेंड्स। यहां से ऊपर जाने का कितना टाइम लगेगा वो तुम निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से v जीरो हो जाएगा, u हो गया 1800 माइनस 10t, तो टाइम आ जाएगा 180 सेकेंड। ठीक है, तो 180 सेकेंड और 60 सेकेंड लगभग यहां से ग्राउंड से टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये कितना हो जाएगा बाबू, 180 सेकेंड और यहां से यहां तक का 60 सेकेंड, 240 सेकेंड्स। 240 सेकेंड तक ये मस्त यहां से ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि 1 मिनट तक, मतलब ये 60 सेकेंड्स है, और यहां से यहां तक जाने में उसको लगेगा 180 सेकेंड। तो टोटल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, 240 सेकेंड्स। ठीक है, 240 सेकेंड्स। ठीक है, अब ऊपर से नीचे भी आना है, तो ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो नॉर्मल पार्टिकल की तरह आएगा, है ना। कितना हाइट ऊपर है ये देखो, ये ग्राउंड है, ये यहां पर पहुंचा। एच मैक्स कितना है इसका, टोटल एच मैक्स निकाले थे ना अभी, 216 किलोमीटर। तो 216 इंटू 10⁻³ मीटर्स इतना है। यहां से जब वो नीचे गिरना चालू करेगा तो यू जीरो होगा, तो आप आराम से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² लगा सकते हो। कितना है, 216 इंटू 10⁻³ यू तो जीरो ही हो गया, 1/2 इंटू 10 इंटू t² तो ये हो गया 5। तो ये हो गया बाबू 5t² इज इक्वल टू 216 इंटू 10⁻³। तो यहां से टाइम आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 5, 2 इंटू 1000, उसके बाद 207.84 इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा बाबू 207.84 मतलब एक बॉडी को 216 किलोमीटर से नीचे फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी के प्रेजेंस में वो नीचे गिरेगा, तो उसको टोटल समय जो लगेगा वो 204.84 सेकेंड लगेगा। तो टोटल यहां से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, तो टोटल टाइम हो जाएगा बाबू, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जाने में लगा 240 सेकेंड और ऊपर से नीचे आने में लग गया बाबू 204.84 सेकेंड। तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका कितना, 447.84 दिस इज योर आंसर। ये आपका टोटल टाइम हो गया, है ना। तो टोटल हाइट रीच हो गया 216 किलोमीटर और टोटल टाइम जो है वो आ गया 447.84 सेकेंड्स। जल्दी बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया ये। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करो बाबू, क्वेश्चन में जो चीज दी गई है ना उसको लगाने की कोशिश करो, और स्टेप बाय स्टेप चलोगे, फिजिक्स को सिंपल रखोगे तो आपको फिजिक्स सिंपल लगेगा। बिना मतलब का चीजों को कॉम्प्लिकेट करके, मैंने देखा है बच्चे अलग अलग केसेस के लिए फॉर्मूला वगैरह रट्टा मारते हैं। कुछ फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन याद रखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को लगाओ, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करें।
Try this. From the top of a tall building, 27.3 meter, a boy throws an apple upward, which strikes the ground after 16 seconds. Find the speed with which the apple was thrown and the maximum height reached by the. हाँ 27.3 मीटर है, 27.3 मीटर है ना। तो आप ऐसा समझो कि आपके पास यहाँ एक बिल्डिंग है, ये धरती माँ है हमारी, ग्राउंड, और बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है, दिस इज 27.3 मीटर। यहाँ पे एक लड़का यहाँ से खड़ा होकर एक एप्पल को ऊपर फेंका, किस वेलोसिटी से फेंका होगा नहीं पता, तो ये ऊपर गया होगा, अपने मैक्सिमम हाइट तक गया होगा, इसको हम एच मैक्स बोल देते हैं, और फिर यहाँ से वो वापस नीचे गिर गया होगा ग्राउंड पे, और इस यहाँ से ऊपर जाना और ऊपर से पूरा नीचे आना, इसमें पूरा जो समय लगा है वो लगा है 16 सेकेंड्स। तो आपको निकालना है कि इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया और कितना हाइट ये रीच किया है। ये तो इजी है, तो डायरेक्ट बनेगा। चलो करो इसको, ट्राई करो। देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो हम तुमको एक अप्रोच बताते हैं ना, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा आपका। आप अगर देखो, आप पहले एक बात समझने की कोशिश करो कि जब आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हो, तो यहाँ s होता क्या है, s होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, उसको बाकी के पूरे पाथ या जर्नी से कोई मतलब नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है इसका इनिशियल पॉइंट और ये है इसका फाइनल पॉइंट। एक एप्पल को इस जगह से फेंका गया था, वो ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आ गया, तो ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, अगर तुम सोचो कि ये जो टाइम 16 सेकेंड दिया है, ये तो टोटल टाइम दिया है, इस टोटल टाइम 16 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो ये हो गया 27.3 मीटर। ये कितने लोग को चमका, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, देखो इनिशियल पॉइंट ये ऊपर गया होगा, ऊपर से नीचे आया होगा, तो टोटल समय 16 सेकंड लगा, लेकिन अगर तुम इस टोटल 16 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखो, तो आप इस जगह से चालू किए थे और घूम फिर के नीचे आ गए, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 27.3 मीटर है। ठीक है, चलो अब हम ऊपर वाले वेक्टर को क्या ट्रीट कर लेते हैं, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि बॉडी हमेशा बोल रहे हैं मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट को फिर देखो, ये बॉल ऊपर जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, इनिशियल से चलकर फाइनल तक, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल से चलकर फाइनल तक। तो प्लस 27.3 लिखा जाएगा कि माइनस 27.3 लिखा जाएगा, माइनस। अब ये यू तो ऊपर ही माने हो तो इसको प्लस मान लेना। टाइम है टोटल कितना, 16 सेकेंड, प्लस 1/2, ग्रेविटी भी नीचे ही एक्ट करेगा, -10 इंटू टी स्क्वायर।
टी स्क्वायर इज 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -27.3 इज इक्वल टू 16u। ये करोगे तो बाबू आ जाएगा -5 इंटू 16 का स्क्वायर इज 256। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। 256 इंटू 5, 1280। ये -27.3 प्लस 1280 इज इक्वल टू 16u। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 78.29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 78.29 मीटर पर सेकेंड। बाबू देखो ये अप्रोच कितने लोगों को समझ में आया। यकीन मानो कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, जिसमें बॉल को किसी हाइट से ऊपर फेंका जा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, टोटल टाइम वगैरह दिया रहे, तो तुम इसको अलग अलग मत बनाना कि यहाँ से पहले ऊपर जाएंगे फिर ऊपर से नीचे आएंगे। बिना मतलब का क्वेश्चन आपका एक पेज का बनेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस फॉर्मूले में हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं और उतना डिस्प्लेसमेंट जितने समय में हो रहा है वो टाइम पुट कर देंगे, है ना। तो अगर आप फाइनली देखो तो आपका बॉल इनिशियली इस जगह से चलकर इस जगह तक आया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे के डायरेक्शन में हुआ 27.3 मीटर का। और इस पूरे समय में समय कितना लगा, 16 सेकेंड, है ना। फर्क बस इतना है कि बॉल को ऊपर फेंका गया था, तो यू की वैल्यू हम पॉजिटिव ही ट्रीट कर रहे हैं। जल्दी कमेंट करो अगर ये समझ में आ गया तो। जल्दी 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 कमेंट करो अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, फाइंड द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन, तो वो तो निकल गया। मैक्सिमम हाइट तो अब यहां से निकल सकता है ना, ये यू पता चल गया ना, 78.29 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से तो आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 विल बी इक्वल टू 78.29 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू एस। तो 20s विल बी इक्वल टू 78.29 इंटू 78.29। 306.48। यहां से 306.48 आया है, लेकिन ये ऑलरेडी 27.3 मीटर ऊपर है, तो इसका जो टोटल मैक्सिमम हाइट आएगा वो आएगा बाबू आपका 306.48 प्लस 27.3। 333.78 मीटर्स। 333.78 मीटर्स। हाँ हाँ हाँ, कैसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, ये करेक्ट अप्रोच है। ये कोई ट्रिक थोड़ी सिखा रहे हैं हम आपको, है ना। जनरली बच्चे पता है क्या करते हैं, ये टोटल टाइम जो 16 सेकंड दिया है ना, वो बोलते हैं 16 सेकंड में से कुछ समय तक ये ऊपर गया होगा फिर ऊपर से नीचे आया होगा, दोनों अलग अलग लेकर बनाते हैं, तो बिना मतलब का लेंदी बनता है। यहाँ पर अगर हम एक ही बार कॉन्सेप्ट को समझ के लगा दें, तो देखो एक बार कैलकुलेशन करना पड़ा स्पीड के लिए और एक बार कैलकुलेशन करना पड़ा मैक्सिमम हाइट के लिए, छोटे में बन गया। अब वो पता है, यकीन मानो ये सब क्वेश्चन हम अभी तुमको सिखा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। जब आप 2 साल के बाद एग्जाम में बैठेंगे ना, और कभी मेंस में या नीट के पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो आप वहां पे बहुत जल्दी बना लेंगे। हमको ही बनाना हो तो आधा घंटा लगभग हो गया, और 2 क्वेश्चन में आधा घंटा में हम ऐसे 20 सवाल बना देते। ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है कि कितना स्पीड हम बना सके हैं, मेरा मोटिव ये है कि आप आराम से सीखिए। अगर आप एक दिन मेरे क्लास में 10 क्वेश्चन भी अच्छे से सीख के जाते हैं, तो यकीन मानो उस 10 क्वेश्चन के बेसिस पर तुम आगे 100 क्वेश्चन जरूर बना सकते हो। ये मेरे क्वेश्चंस की पावर है। कितने लोग को कमेंट चमक गया, ये जल्दी कमेंट करो। विश्वास, अविनाश, क्लियर है क्या? विश्वास, अविनाश, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कैसे यूज करना है इसको? चलो वेरी गुड। एक क्वेश्चन हम और देते हैं, इसी टाइप का है ना, ये इस टाइप का है थोड़ा सा, तुमको ये चीज फिर लगाओगे तुम इसमें।
A ball projected vertically upward from A the top of a tower reaches the ground in T1 seconds. If it is projected vertically downward from A with same velocity, it reaches the ground in T2 seconds. If it falls freely from A, then the time to reach the ground is, ऑप्शंस हैं आपके T1 प्लस T2/2, T1 माइनस T2/2, रूट अंडर T1 T2, या D T1/T2। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। A ball projected vertically upward from A, the top of the tower reaches the ground in T1 seconds. If it is projected vertically downward from A with the same velocity, it reaches the ground in T2 seconds. If it falls freely from A, then it will reach the ground in how much seconds? क्वेश्चन आप समझिए पहले क्या है। ये टावर है और ये यहां पर आपका ग्राउंड है। यहां से एक बॉल को अगर तुम मान लेते हैं यू के स्पीड से ऊपर फेंकते हो तो ये पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, है ना। फाइनली ये यहां पर है। अगर तुम ये वाला पाथ लेते हो तो टोटल टाइम तुमको लगता है T1। अगर तुम इसी जगह से इसी बॉल को यू ऊपर फेंकने के बजाय अगर यू नीचे फेंक देते हो तो फिर ये बॉल डायरेक्टली यहां पर गिरेगा और तुमको समय लगेगा T2। तो फिर तुमसे पूछ रहा है कि अगर तुम यहां से इसको फ्री फॉल कराते हो, मतलब यहां पे बस ऐसे ड्रॉप कर देते हो, तो यू की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहां पर कितने समय पर पहुंचेगा, ये टाइम निकालना है आपको। क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने डायग्राम बना दिया है, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कैसे बनाओगे। अगर एक टावर के टॉप पर खड़े होके तुम इसी बॉल को यू ऊपर फेंकते तो T1 टाइम में नीचे पहुंचते, क्योंकि ये बॉल पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा। अगर इसी पर खड़ा होकर तुम इसको यू वेलोसिटी डायरेक्ट नीचे दे देते, नीचे फेंक देते ऐसे, है ना, तो कितने समय में तुम आ जाते T2। तो इन दोनों डेटा को यूज करके अगर तुम इस बॉल को यहाँ से फ्री फॉल करा रहे हो, मतलब छोड़ दे रहे हो, ग्रेविटी उसको नीचे लेकर के जा रहा है, तो ये यहाँ ग्राउंड कितने समय पर पहुंचेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, ट्राई करो इसको। चार ऑप्शंस भी दे दिए मैंने आपको, ट्राई करो।
नहीं, गलत है, ये नहीं आएगा। डी भी नहीं है, डी भी नहीं है। सब आंसर आप लोग का आ गया और सारा का सारा गलत है। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, जो आंसर है वही नहीं आया। उहुं, उहुं, उहुं। तुम पहले करेक्ट इक्वेशंस लिख रहे हो। हम मान लेते हैं कि ये जो टावर है इसका हाइट जो है बाबू वो h है। ठीक है, लेट अस कंसिडर इस टावर का जो हाइट है वो h है और u इसकी वेलोसिटी है जिससे तुम इसको फेंक रहे हो। तो अगर हम लोग, हाँ, तो अगर हम लोग इसमें अगर केस ए कर ले, पहले वाले केस को देखें, जब तुम इसको यू ऊपर से फेंक रहे हो तो ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे बना कर आए थे, है ना। इस डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव ले लोगे तो डिस्प्ले, ये इनिशियल पॉइंट है और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे ही है ना। कितना है, -h, तो ये हो जाएगा -h इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, t1 स्क्वायर बेसिकली, क्योंकि समय कितना लगेगा, t1 लग रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। दिस विल बी -h इज इक्वल टू यू t1 -5t1 स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ t1 ही नोन है, u और h दोनों आपके अननोन है। h भी आपने मन से माना है और u भी आपने मन से माना है। द ओनली यहाँ पे जो चीज इक्वेशन में आपको पता है वो सिर्फ t1 है। ठीक है, अगर आप केस बी में इसको अप्लाई करो तो अब इस बॉल को तुम नीचे फेंक रहे हो, तो इस वाले मोशन के लिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। तो u भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, +h u इंटू टी, टाइम लगा t2 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी2 का स्क्वायर, तो ये करोगे तो 5 आ जाएगा। तो h विल बी इक्वल टू u टाइम्स t2 प्लस 5 t2 स्क्वायर। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था उस डेटा को यूज करके, है ना, हमने यहाँ पर ये ले लिया। अब तीसरा केस जो है जो तुमको निकालना है वो क्या है, तुम उसको ग्रेविटी फ्री फॉल करा दो, फ्रीली छोड़ दिए, मतलब वो ग्रेविटी के प्रेजेंस में करेगा, तो उसका यू कितना हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी ये इसी डायरेक्शन में होगा, तो हम इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। बॉल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी +h ही होगा, लेकिन u इंटू टी में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ग्रेविटी तो 10 ही लगेगा इंटू टी स्क्वायर, तो h विल बी इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो यहाँ से t जो है वो √h/5 आ जाएगा, है ना। t जो है वो √h/5, किसी भी तरीके से अगर तुमने h निकाल लिया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, चेक कर लो।
किसी भी तरीके से अगर तुमने h की वैल्यू निकाल ली, इस बिल्डिंग का हाइट निकाल लिया, तो तुम निकाल सकते हो। अगर तुम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो तुमको यहाँ पर दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल नजर आएंगे, h और u। बाकी t1 और t2 तो क्वेश्चन में नोन ही है, तो उनके टर्म्स में ही आपको निकालना है। कैसे करोगे? अब इसके बाद तो मैथ्स है, फिजिक्स जितना था वो लग गया। अब आपके पास यहाँ दो इक्वेशन है और दो अननोन है ना, इसको यूज करके आपको सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हो? देखो h की वैल्यू इतनी है, इसको उठाकर तुम यहाँ पे डाल सकते हो, या यहाँ से h की वैल्यू उठाकर यहाँ डाल सकते हो, तो एक ही वेरिएबल u निकल जाएगा। फिर u को यूज कर सकते हो तो ये निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, देख लो तुमको क्या करना है। देखो, हम एक काम करते हैं, ये h है, ये u t1 माइनस 5t1 स्क्वायर, और यहाँ पे h है u t2 प्लस 5t2 स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को t2 से और इस इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ये हम ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से ये u वाला टर्म कट जाए। u वाला टर्म कट जाएगा तो हमको h बचेगा, और h बचेगा तो हम डायरेक्टली उसको मतलब डायरेक्टली h की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? देखो, दिस विल बी माइनस एच टी टू, ये हो जाएगा u t1 t2, और ये हो जाएगा -5t1 स्क्वायर इंटू t2, और इसको t1 से मल्टीप्लाई करोगे तो h t1 विल बी इक्वल टू u t1 t2 प्लस 5t2 स्क्वायर t1। ठीक है, और तुम क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। ये क्या बचेगा? माइनस h बाहर ले लो तो ये बचेगा t1 प्लस t2, और यहाँ पे इक्वल टू -5, तुम t1 t2 कॉमन ले सकते हो। अगर तुम यहाँ से t1 t2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा t1 प्लस t2, है ना, और t1 प्लस t2 और t1 प्लस t2 दोनों साइड से कट जाएगा। ठीक है, माइनस, ये माइनस और माइनस भी दोनों साइड से कट जाएगा। तो h किसके बराबर आ गया? 5t1 t2 के। देखो, h किसके बराबर आ गया? 5t1 t2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि यहाँ से आपको मिल जाएगा h की वैल्यू 5t1 t2 के बराबर। अब इसमें पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन में तुमको h ही तो चाहिए था। h की वैल्यू हो गई 5t1 t2, और यहाँ पे 5 है ही, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो आपका जो टाइम है वो आ जाएगा √t1 एंड t2। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ये बाबू देखो, मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कभी भी दो इक्वेशन, दो अननोन आएंगे तो आप उसको इस तरीके से एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि एक जगह से h का वैल्यू निकाल लेते, उसमें डाल देते, पहले u निकाल लेते, फिर थोड़ा लेंदी पड़ता, है ना। इस तरीके से अप्रोच करोगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, ईयर तो बाबू शायद याद नहीं है, लेकिन शायद ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 या नहीं तो 2025, इन दोनों ईयर में से किसी एक साल आया है। इस साल आया, पिछले साल आया था, एग्जैक्ट हम श्योर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आया, सेम हु बहू यही क्वेश्चन आया है, यही चार ऑप्शंस भी थे। ठीक है, ठीक है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है बाबू। तो मेंस वगैरह और नीट वगैरह में तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स बना रहे हैं तो उसमें से कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है ना। अच्छे से देख लो, किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि किसी भी तरीके से हमको h चाहिए था, u तो चाहिए नहीं था, तो हम ऐसा क्या करें कि हम u को एलिमिनेट कर सके। इसमें u के साथ t1 है, इसमें u के साथ t2 है, तो डायरेक्ट तो एलिमिनेट होगा नहीं, तो इसलिए हम इसको t2 से और इसको t1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कुछ ऐसा मिल गया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कट गया, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ से -5t1 t2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर से t1 बचेगा, नीचे से t2 बचेगा, t1 प्लस t2 t1 प्लस t2 कट जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, टाइम एंड नहीं होगा विश्वास, तुम अभी सीख जाओगे बाबू, तुम तो अभी 9th क्लास में हो, है ना। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे चीजों को। हेलो। हाँ प्रणाम भैया, बोलिए। हाँ हो रहा है क्लास, 5:30 बजे से था। ठीक है भैया, प्रणाम। ये क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तुम देखो, तुम क्या किया करो ना, अगर तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, अगर तुम बहुत कंफर्टेबल नहीं हो इन सब चीजों में, तो तुम कुछ मत करो। पहले मैंने तुमको एचसी वर्मा के 30 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, अगर आप उसको ऑनेस्टली नहीं बना रहे तो आप एक क्राइम कर रहे हैं। बाबू देखो, एचसी वर्मा सर की बुक इतनी अच्छी है कि अगर हम सब लोगों ने उस बुक को पढ़कर फिजिक्स सीखा है, इस बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कोई एच सी वर्मा सर का बुक नहीं पढ़ा है। हम लोग सब जब स्टूडेंट थे तो एच सी वर्मा सर की बुक पढ़े हैं, और इतने साल से उसको पढ़ा रहे हैं। अगर आप वो उस बुक में सबसे खास बात क्या है कि एकदम बेसिक से लेकर के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक है। तो जब हम कोई होमवर्क दें स्पेशली उस बुक से, तो उसको बहुत ऑनेस्टली ट्राई कीजिए। काइनेमेटिक्स तो फिर भी उसमें मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस उस चैप्टर में, एच सी वर्मा सर के बुक में किसी चैप्टर में मिलेंगे। पहले आप उन 30 क्वेश्चंस को बनाइए। इसके बाद इससे पहले लगभग हम लोग ने, आज के क्लास से पहले लगभग हमने 10 अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए हैं। आप उनको पहले अच्छे से समझिए, और दोबारा उसको अपने कॉपी में से लिखिए मत। एक बार वीडियो देख लिया, समझ लिया, उसके बाद सारे 10 क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लिया, और फिर उससे उसको खुद से बनाओ, है ना, बिना देखे। ऐसा नहीं कि पीडीएफ खोलकर और सॉल्यूशन की तरह ऐसे देख देख के अपने कॉपी में उतार लिए, उससे आप सीखेंगे नहीं। जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर अच्छे हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम जितने भी प्रॉब्लम्स कराएंगे सब अच्छे अच्छे टाइप के कराएंगे, ताकि उन 10 प्रॉब्लम से, 20 प्रॉब्लम से, या 25 प्रॉब्लम से, या 50 प्रॉब्लम से आप आगे 500 क्वेश्चन बना सके। ठीक है, चलो। A ball is allowed to slip from rest down a smooth inclined plane, and the distances are marked every 2 seconds. And the distances are marked every 2 seconds. If the second mark is made 1.6 meter from the starting point, where are the first and fourth marks? ट्राई करो इसको।
है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे वाला नहीं है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन लगना आपको वही इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है। थोड़ा इसको ट्राई करो। अ बॉल इज अलाउड टू स्लिप फ्रॉम रेस्ट डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, है ना, तो मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ठीक है, और यहां पर आप एक बॉल को स्लाइड करने के लिए छोड़ दे, वो ऐसा फिसलता हुआ नीचे जा रहा है ना, ऐसा घूमता हुआ नीचे नहीं जा रहा, स्लाइड करने का मतलब होता है ऐसा फिसलता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से स्लिप करता हुआ नीचे जा रहा है, और ये स्मूथ है। स्मूथ कहने का मतलब कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, चीजें सिंपल है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये हर 2 सेकंड के बाद ये बॉल जिस जगह पर है उस जगह को आप एज अ पोजीशन मार्क कर रहे हैं हर 2 सेकंड के बाद, है ना, जैसे टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आप इसको यहां से छोड़े, 2 सेकंड के बाद, फिर 4 सेकंड के बाद, फिर 6 सेकंड के बाद आप मार्क करते जा रहे हैं, ठीक है, तो एक डेटा दिया है कि द डिस्टेंसेज आर मार्क्ड एवरी 2 सेकेंड्स, इफ द सेकंड मार्क, तो फर्स्ट मार्क कब करोगे, फर्स्ट मार्क करोगे 2 सेकंड पे, ठीक है, सेकंड मार्क कब करोगे, 4 सेकंड पे, इसका मतलब 4 सेकंड के बाद इफ द सेकंड मार्क मतलब 4 सेकंड के बाद जो मार्क किया गया है वो कुछ यहां पे मान लो फॉर एग्जाम्पल किया है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां का दिया गया है 1.6 मीटर, है ना, 1.6 मीटर। तो तुमको बताना है कि पहला मार्क और फोर्थ मार्क कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, इट्स इजी क्वेश्चन, ट्राई करो इसको बनाओ। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने के लिए दिया है लेकिन है बड़ा आसान, है ना। आप कोशिश करो बाबू, हो सकता है कि जो डेटा दिया है आप उसी से एक्सेलरेशन निकाल लें कि इस बॉडी का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है ये तो नहीं पता। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको जी ले लेते हैं। जी कब लिया जाता है, जब कोई चीज ऊपर या नीचे ऐसे वर्टिकली वर्टिकली फॉल करे। ग्रेविटी किसी भी चीज को टेढ़ा नहीं खींचता, ग्रेविटी किसी भी चीज को वर्टिकली डाउनवर्ड खींचता है, तो बॉल अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से कोई बॉडी नीचे आ रहा है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो जी होती है ना। यहाँ तो बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है ना, तो इंक्लाइंड किस पे जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, हो सकता है कि जो डेटा दिया हो उसे आप निकाल सकें। थोड़ा ट्राई करो, इजी है ना, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने के लिए बस दिया है, ट्राई करो, ये सबसे बनना चाहिए।
सब कुछ तो बाबू दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ना, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, u 0 हो गया, सेकंड मार्क था, पहला मार्क 2 सेकंड पे होगा तो दूसरा मार्क 4 सेकंड पे होगा। कि साफ साफ लिखा है कि आर मार्क्ड एवरी 2 सेकंड्स। ठीक है, तो आपको सब कुछ तो पता था, तो एक्सेलरेशन निकल गया। यानी इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, a इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म काम। अब तुमको किस किस का लोकेशन निकालना है, फर्स्ट मार्क का और फोर्थ मार्क का। तो फर्स्ट मार्क का अगर बात करोगे तो फर्स्ट मार्क दूसरे सेकंड पर हुआ होगा, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 ही है क्योंकि हर चीज को छोड़ा ही गया है वहां से। 1/2, एक्सेलरेशन इज 0.2 और टाइम का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 2। तो s हो गया 0.4 मीटर, है ना। फर्स्ट मार्क जो है वो यहां से 0.4 मीटर पर होगा। और फोर्थ मार्क की बात करोगे तो फोर्थ मार्क कितने पर होगा, देखो, पहला मार्क 2 सेकंड पे, दूसरा मार्क 4 सेकंड पे, तीसरा मार्क 6 सेकंड पे और चौथा मार्क 8 सेकंड पे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो टाइम आएगा वो 8 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो फिर एक बार लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये खत्म। ये 1/2 इंटू 0.2 और ये 8 का स्क्वायर 64, ये 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6.4 मीटर्स। ठीक है, तो पहला मार्क जो है वो 0.4 मीटर पर होगा और जो चौथा मार्क होगा वो 6.4 मीटर पर होगा। ये जो इंफॉर्मेशन दिया था सेकंड मार्क का, वो दिया गया था ताकि आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकें। कितने लोग को चमका, हाँ अविनाश का आंसर करेक्ट है। कितने लोग को चमक गया बाबू, ये जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी बल्ब जलाओ अगर आपको चमक गया तो, है ना। ये क्वेश्चन हम आपको इसीलिए बताया कि आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आराम से यूज कर सकते हो, है ना। ये भी वन डायमेंशनली है, बस डायरेक्शन ये है ना, डायरेक्शन बस एक ही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, इसीलिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है क्या, जल्दी कमेंट करो बाबू, विश्वास, श्रेया, क्लियर है। विश्वास, श्रेया, क्लियर है, विश्वास। ओके, ठीक है, चलो चलो अब कुछ अलग पढ़ते हैं, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आ जाओ, ध्यान से देखना आप। ठीक है, अब क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अब देखो, मोस्टली मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा दिए, जनरली जो फ्री फॉल वगैरह में पूछे जाते हैं। अगले बार क्या करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज ले आएंगे, है ना। जेई मेंस वगैरह में, एडवांस में तो वन डायमेंशन से इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, है ना। तो जेई मेंस वगैरह में, जो जेई मेंस वगैरह में या नीट के पेपर में भी कोई अच्छा क्वेश्चन इसका होगा तो उसको ले आएंगे, उसको बना लेंगे उसको भी। ठीक है, फिर कल मतलब नेक्स्ट क्लास में टॉपिक खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट तुमको हम पढ़ाते हैं। अभी तक जो हम लोग मोशन पढ़ रहे थे उसको हम लोग बोल रहे थे फ्री फॉल। क्या बोल रहे थे, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब ही होता है कि बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, उसके अलावा किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लग रहा। मतलब बॉडी का जो पूरा का पूरा मोशन है वो सिर्फ ग्रेविटी ही इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। फ्री फॉल का मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही लग रहा है। और जनरली हम लोग इसके साथ एक वर्ड लिखते हैं, नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस, या इसी चीज को कभी कभी वो एयर ड्रैग भी लिखता है। नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस या फिर लिखता है एयर ड्रैग। अरे भाई अविनाश करा देंगे यार, वो तेरा एक क्वेश्चन टेस्ट में आया था वही तो टेंशन ले रहा है बिना मतलब का। 2 मिनट का भी सवाल नहीं है वो, कल करा देंगे तुमको वेव फंक्शन वाला सवाल, डोंट वरी। पहले इस पे फोकस करो, है ना। जैसे हम लोग जितने भी तरीके के क्वेश्चन अगर हम लोग अब यहाँ पर कर रहे थे, मैंने कभी भी किसी क्वेश्चन में बोला कि एयर रेसिस्टेंस लग रहा है या
एयर ड्रैग लग रहा है, नहीं। बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही एक ऐसा फोर्स है जो उस पर लग रहा है ना। उसके अलावा उस बॉडी के मोशन को और कोई दूसरा फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ पहले तो इंटरेस्टिंग सी चीजें होती हैं, ध्यान से देखो। अगर हम यहां पर आपसे एक सवाल पूछे, मैंने एक यहाँ पे वैक्यूम चेम्बर बनाया है। क्या बनाया है? वैक्यूम चेम्बर बनाया है। वैक्यूम चेम्बर मतलब जितना हवा भी था उसमें मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर नो एयर, हवा तक नहीं है अंदर में। वैक्यूम चेम्बर मतलब कुछ भी नहीं है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां हवा एयर भी नहीं हो। ठीक है, वैक्यूम चेम्बर बनाया है। और मैंने यहाँ पर दो बॉल्स गिराए। एक आयरन का बॉल है, लोहे का, इसका वजन है 50 kg। और एक प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है, और इसका वजन से 550 ग्राम्स। ये 50 किलो का है और वो 50 ग्राम का है। एक प्लास्टिक का बॉल है और एक लोहे का बॉल है 50 किलो का, है ना। दोनों का डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम है, उस पर तो वैसे भी कोई। तुम हमको बताओ नीचे पहले कौन पहुंचेगा। देखे हम आप कितना फिजिक्स सीखते हैं। नीचे पहले कौन पहुंचेगा? आयरन वाला बॉल पहले पहुंचेगा या प्लास्टिक वाला बॉल पहले पहुंचेगा? जल्दी कमेंट करो। कमेंट करो, जल्दी 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 कमेंट करो। हेलो। हाँ सर, क्लास में थे सर, बोलिए। ठीक है सर। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर आया है आयरन बॉल, है ना। इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो इस पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगा, इस पे ग्रेविटी का फोर्स कम लगेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। ये दोनों बॉल एक साथ सेम टाइम पर नीचे आएंगे। हाय सूर्यांश। हाँ, कभी भी। ठीक है, तो आप वेट कर लोगे तो मिलते हैं फिर। ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ठीक, ठीक है, ठीक, डन डन। ठीक है, यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मोशन है ये अंडर ग्रेविटी है। यहाँ किसी तरीके का कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं लग रहा और यहाँ पर मासेस का कोई इफेक्ट नहीं आता। दोनों एक साथ एक समय नीचे गिरेंगे। देखो, बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ स्टार्ट होता है, उनको लगता है कि ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है उसको आप वेट बोलते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है वो m×g होता है। ठीक है, तो जो आयरन का बॉल है उस पर जो वेट लगेगा वो लगेगा 50g का, क्योंकि उसका मास 50 kg है। और जो प्लास्टिक का बॉल है उस पर जो वेट लगेगा वो 50 ग्राम, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 1000 × g, है ना। ये कट जाएगा, लगभग 0.05 g ये वेट लगेगा। तो उनको ऐसा लगता है कि ग्रेविटी का फोर्स इस पर ज्यादा लग रहा है, इस पर कम लग रहा है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वजन जिसका मास ज्यादा रहेगा उस पे m×g में वेट ज्यादा लगेगा, ग्रेविटी उसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा। लेकिन
आप यहाँ पर जब आप काइनेमेटिक्स डील करते हैं, आपको यहाँ पर फोर्स लेना होता है या एक्सेलरेशन लेना होता है? एक्सेलरेशन लेना होता है, ठीक है। तो अगर आप इस 50g का एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स क्या होता है m इंटू ए के बराबर, तो ये मास है तो ये 50 कट ही जाएगा, तो एक्सेलरेशन इस बार भी g ही आएगा। और यहाँ जब आप F इज इक्वल टू एम ए करोगे तो आप अपना फोर्स लिखोगे 0.05g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो फिर ये कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसका भी क्या आएगा जी। तो दोनों पे ही एक्सेलरेशन जो है वो जी डाउनवर्ड लगेगा, भले ही इनका वजन कितना भी ज्यादा हो। ग्रेविटी का फोर्स अलग अलग है, जो भारी है उस पर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा लगेगा, जो हल्का है उस पर ग्रेविटी का फोर्स कम लगेगा। लेकिन जो मोशन के पैरामीटर्स होते हैं, है ना, जो मोशन मोशन से रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं, मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, है ना, ये सारे मास इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सारे क्या होते हैं आपके मास इंडिपेंडेंट। अगर आप फोर्स लिखोगे तो फोर्स में मास आएगा, लेकिन फिर आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स को m इंटू ए करोगे तो वो मास उधर वाले मास से फिर कट जाएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोनों को ऐसे छोड़ रहे हो तो दोनों का यू जीरो है और दोनों पे नीचे जी ही लग रहा है, तो दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे, है ना। तो पहला डाउट तो अपने मन में ये हटा लीजिए, मोशन के पैरामीटर्स, ये जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें कभी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, है ना। समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, कोई बॉडी कितना भी भारी हो, कोई बॉडी कितना भी हल्का हो, है ना, वो दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे। कंडीशन ये है कि यहाँ पर वैक्यूम चेंबर होना चाहिए, कोई एयर नहीं होना चाहिए, मतलब हम एयर रेसिस्टेंस या एयर ड्रैग को अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा होगा। और यही हमारा आइडियल सिचुएशन है। पूरा फिजिक्स हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं वो इसी चीज को मान करके पढ़ रहे थे तब से, है ना। इवन तुम देखो ना, तुमको आपका आपका जो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो भी आपको ऐसा ही कुछ बता रहा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इन्हीं तीन को यूज करके आप सारा मोशन का पैरामीटर्स निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। इसमें कहीं पे भी मास है? अगर मास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता, अगर किसी चीज का फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी के मास पे डिपेंड करता, तो हम यहाँ पे मास भी लिखते। मान लो हमको v निकालना है, यू ए, तो v सिर्फ u पे, a पे और t पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर किसी चीज का फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है तो वो मोशन के ही पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो, अब हम लोग अपना थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे वी विल नॉट नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस या फिर एयर ड्रैग। अब हम लोग एयर रेसिस्टेंस को या एयर ड्रैग को जो है वो बाबू नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एयर रेसिस्टेंस और एयर ड्रैग को अब हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, मतलब अब इसको हम लोग फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। फ्री फॉल उन्हीं को बोलते हैं जहां बॉडी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस में जाता है। यहां पर अब ग्रेविटी के साथ साथ एक फोर्स और लग रहा है जिसको बोलते हैं एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। देखो, ठीक है, ये क्लियर है।
है ना। सिंपल सा एक चीज है कि एक बॉल को यहाँ पे किसी यू वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंक दिया, और ये वाला जो कंडीशन है वो फ्री फॉल का है। किसका है? फ्री फॉल का है। तो फ्री फॉल का होता है तो बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो मस्त यहाँ से बॉडी ऊपर जा रहा है, रुकेगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा। मैंने आपको बताया था कि ये सिमेट्रिक टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें सिमेट्रिक होती है, तो हम लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम है। फ्री फॉल के लिए हम ये चीज कमेंट कर सकते हैं कि एसेंट का टाइम और डिसेंट का टाइम दोनों क्या होगा? सेम। और ये तो हम लोग पूरा पढ़ ही कर आए हैं, इसके बारे में और क्या डिस्कस करना। ठीक है, अब इधर करेंगे। इस वाले में फ्री फॉल नहीं है, यहां पर एयर ड्रैग लग रहा है। ड्रैग को समझने की कोशिश करना है। ड्रैग फोर्स या एयर रेसिस्टेंस वाला जो फोर्स होता है, ये मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, हम तुमको इसका फील देते हैं। ठीक है, जैसे तुम बाइक पर बैठो और बाइक चलाओ। ठीक है, तुम जैसे जैसे बाइक चलाते जाओगे तुमको ऐसा लगेगा कि सामने से उतना हवा तुमको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या आप साइकिल चलाते, अपना साइकिल उठाए, अपना ट्यूशन क्लास जा रहे हैं, कोचिंग क्लास जा रहे हैं, तो आप जैसे जैसे साइकिल चलाते जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि हवा आपको सामने से आके आपके चेहरे पर लगेगा, है ना, या आपके पूरे बॉडी पर लगेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो एयर ड्रैग का फोर्स है या जो एयर रेसिस्टेंस है वो आपको सामने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो एयर ड्रैग या एयर रेसिस्टेंस होता है, ये इट अपोजेस द मोशन। है ना, एयर ड्रैग या एयर रेसिस्टेंस जो है वो मोशन को अपोज करता है ना। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि जो मोशन का डायरेक्शन होता है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो एयर ड्रैग ऐसे लगेगा और वो आपके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ड्रैग आप पर ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, वो आप हमेशा आपके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस बात को तुम आराम से फील कर सकते हो। अगर तुम बाइक चला कर ऐसे रोड पे जा रहे हो तो हवा तुमको सामने से ऐसे रोकने की कोशिश करता है, तो इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। है ना, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा, एक और ड्रैग फोर्स के बारे में एक और चीज जानो, इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, फंक्शन ऐसे लिख लो, है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो, एग्जैक्ट ड्रैग के बारे में आपको बहुत डिटेल में चीजें नहीं पढ़नी कि ड्रैग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होता है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंजीनियरिंग वगैरह में आप जाकर पढ़ेंगे, है ना। टाइम बिंग के लिए कभी समय लगा तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको वो सारी चीजें सिखा देंगे, लेकिन अभी आपको ड्रैग का फॉर्मूला नहीं डिराइव करना। बस आपको इतना समझना है कि ड्रैग एक तरीके का एयर असिस्टेंस है ना। आप जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे आप पानी में स्विम कर रहे हो, है ना, जितना ज्यादा, या कोई बोट है पानी में तैर रहा है, तो पानी जो है वो उस बोट के मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, बोट के मोशन को क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें बोलेंगे वाटर भी ड्रैग फोर्स लगा रहा है। तो जो भी बॉडी जिस भी मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है उस मीडियम के पार्टिकल्स उसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं। जैसे एरोप्लेन वगैरह है ना, एरोप्लेन वगैरह आपका बहुत हाई स्पीड में हवा में जाता है, तो हवा के जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर है, वो एरोप्लेन्स वगैरह पे बहुत ज्यादा ड्रैग लगाते हैं ना। जब आप कभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग और ये सारी चीजें रॉकेट्स वगैरह का एनालिसिस करेंगे, कभी फ्यूचर में जाके मौका मिले कभी आपको इंजीनियरिंग में ये सब चीज करने का, तो आप देखोगे कि वहां पर ड्रैग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, और आप उसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ड्रैग एक बहुत सिस्टमैटिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली जो चीज हाई वेलोसिटी से चले तो उसके लिए तो और ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। हम तुमको फील दिलाते हैं, तुम धीरे धीरे आराम से साइकिल चलाओ, तुमको लगेगा सामने से हवा तुमको कम रोक रहा है, लेकिन बहुत तेज साइकिल चलाने लगोगे, बहुत तेज बाइक चलाने लगोगे, तो ऐसा लगेगा कि हवा और मुंह पे जोर जोर से मार रहा है। तो जितना ज्यादा आपका स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, आपका ड्रैग फोर्स आप पर उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आप जनरली सुने होंगे एक टर्म जिसको आप बोलते हैं एरोडायनेमिक्स,
है ना। जो रेसिंग कार्स होते हैं या जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, उनका जो पूरा डिजाइन होता है वो एरोडायनेमिक्स को यूज करके किया जाता है ना। एरोडायनेमिक्स वगैरह को इसलिए यूज किया जाता है कि वो ड्रैग को मिनिमाइज कर सके। किसको मिनिमाइज कर सके? ड्रैग को मिनिमाइज कर सके, है ना, एरोडायनेमिक। किसी भी चीज को, फास्ट मूविंग चीज को ड्रैग से बचाने के लिए आप उसको एरोडायनेमिकली डिजाइन करते हैं, एरोडायनेमिक शेप्स देते हैं उसको, है ना, ताकि आप ड्रैग को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो उसको यहां पर लगाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बाबू, ठीक है, ये जो बॉल है ये अभी ऊपर जा रहा है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये यहां से ऊपर गया फिर ये ऊपर से नीचे आ रहा है। बताओ दोनों पे ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन बताओ, ये एसेंट है ये डेसेंट है। यहाँ पे ड्रैग फोर्स कैसे लगेगा? वेलोसिटी के अपोजिट, तो वेलोसिटी ऊपर है तो ड्रैग का फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी नीचे है तो ड्रैग का फोर्स ऊपर लगेगा। मानते हो? ये ऊपर जाने समय, ये ऊपर से नीचे आने समय ड्रैग का फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो ये बॉल ऊपर जा रहा था तो ड्रैग नीचे लगा, ये नीचे जा रहा था तो ड्रैग ऊपर लगा। जिसके कारण क्या हुआ, अगर तुम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो तो इस बॉडी पर अब कितने फोर्स लगने लगे। अब ये जो बॉडी है जो पहले ऊपर किसी वेलोसिटी v से जा रहा था, इस पे ग्रेविटी तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तो नीचे लगता ही ग्रेविटी के फोर्स के कारण, प्लस इसके पास एक और एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन लगेगा, इसको हम ad बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्रैग। क्योंकि किसी भी फोर्स का एक एक्सेलरेशन आएगा, है ना। आप ड्रैग फोर्स को भी किसके बराबर इक्वेट कर दीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहां से एक्सेलरेशन एक आ जाएगा, ड्रैग का एक्सेलरेशन। ठीक, ठीक है, तो ये दोनों एक्सेलरेशन, ये दोनों वेक्टर हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, g प्लस एडी, दोनों एक्सेलरेशन ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप यहां पर ऊपर जाने वाले चीज को अगर एनालाइज करो, ऊपर जाने वाले चीज को अगर तुम एनालाइज करो तो यहां पर सॉरी, नीचे आने वाले चीज को, तो वेलोसिटी नीचे लग रहा था, ग्रेविटी तो नीचे ही लगता है g, लेकिन ड्रैग ऊपर लगेगा। तो इस बार इसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा उसको एडी बोल देते हैं। तो इस बार जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा जी माइनस एडी, है ना। जैसे अब देखो ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। वेक्टर में वो 3 स्पेशल केसेस हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर नीचे ये वेक्टर ऊपर, तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करके आएगा। मान लो जी की वैल्यू तो तुमको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और ड्रैग की वैल्यू मान लो मैंने तुमको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी, या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है। यानी अब इस बॉडी पर जो नेट एक्सेलरेशन नीचे लगेगा 10 माइनस 3 कितने का लगेगा, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक कितने लोग को समझ में आ गया? बहुत अच्छे से बाबू इन चीजों को देखो, है ना। ड्रैग फोर्स जो है वो जिस मीडियम में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके मोशन को एक तरीके का रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो आपको ट्रैवल करने देना नहीं चाहते। उस चीज को आप बोलते हैं ड्रैग फोर्स। वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा आपका स्पीड होगा उतना ज्यादा आप पे ड्रैग लगेगा। एक साइकिल पर ज्यादा ड्रैग लगेगा कि एक एरोप्लेन पे ज्यादा ड्रैग लगेगा? जाहिर सी बात है एरोप्लेन पे ड्रैग ज्यादा लगेगा, क्योंकि एरोप्लेन बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है? यहां पर जब हमने बात किया था, जब सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, तो जब बॉडी नीचे से ऊपर जाए तो भी जी नीचे लगता था, या ऊपर से नीचे आए तो भी जी नीचे लगता था। तो ये टाइम के अबाउट सिमेट्रिक था। यहां पर अगर हमको एक रिलेशन निकालना हो तो हम लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, time of ascent is greater than time of descent, time of ascent is less than time of descent, या डी कैन नॉट से। कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। इस आराम से इन डायग्राम्स को देखो और समझने की कोशिश करो। अगर तुमने इसका आंसर सही से दे दिया, इसका मतलब आपका आप कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं।
है ना। तुम हमको बताओ कि इस बार जब ड्रैग को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, जब ड्रैग रहेगा, तो क्या इस बॉल को नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगेगा, या कोई ज्यादा कोई कम होगा? अच्छे से इन सारी चीज को एनालाइज करो, 7 को एनालाइज करो, 13 को एनालाइज करो, और एक इनमें से चुनो। कमेंट करो जल्दी। एक अविनाश का आंसर आया है, बाकी लोग का खुशी, श्रेया, वेरी गुड वेरी गुड। टाइम ऑफ एसेंट विल बी लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, बिल्कुल सही। है ना। अब थोड़ा सोचो, है ना, देखो यहाँ पे सोचो, जब बॉल ऊपर जाएगा तो ड्रैग भी नीचे लगेगा और ग्रेविटी तो नीचे लग ही जाएगा, तो ये दोनों मिलकर नीचे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब सोचो, मान लो यहाँ पे आते हो, ठीक है, हम इस बॉल को 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहे हैं, और इस बॉल को भी हम 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहे हैं। फर्क कितना है कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी है और यहाँ ड्रैग भी है। तो नीचे इस पे ग्रेविटी कितना लगेगा, G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने पढ़ा है, मोशन ऊपर, फोर्स नीचे, तो रिटार्ड करेगा, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। कितने से डिक्रीज करेगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड इस बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से घटेगी। ठीक है, तो अभी 100 है, 90 होगा, फिर 80 होगा, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, और फिर फाइनली 0 होगा। तो आप बोलोगे कि 10 सेकेंड्स में लगभग इसकी ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन वही सिचुएशन अगर इधर रखा जाए, आपने सेम इसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, लेकिन इस बार इस पर रिटार्डेशन लगेगा 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे है और ड्रैग वाला भी एक्सेलरेशन नीचे ही लगेगा। है ना। इसका मतलब हर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितने से डिक्रीज होगी? 3 मीटर पर सेकंड से। तो 100 से घट के पहले 87 हो जाएगा, 87 से घट के फिर 74 हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है कि इससे कम समय में, है ना, इस वाले से कम समय में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वहीं अगर डिसेंट का बात करें, डिसेंट की बात करें, तो अगर ये बॉडी ऊपर से मस्त नीचे सिर्फ गिरता तो सिर्फ ग्रेविटी इसको नीचे लेकर आता, G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे लेकर आता। लेकिन अब अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ड्रैग तो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, तो ड्रैग ऊपर लगा और ग्रेविटी नीचे लगा, तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो 10 से भी कम हो गया। 10 से भी क्या हो गया? कम हो गया। है ना। पहले 10 था तो इस बॉडी की वेलोसिटी हर हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती, लेकिन इस बार कितने से बढ़ेगी? 7 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। तो जाहिर सा बात है कि नीचे आने में समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना कि जब ड्रैग आ जाता है तो टाइम के अबाउट चीजें सिमेट्रिक नहीं रहती। एसेंट का टाइम हमेशा कम होता है, डिसेंट का टाइम हमेशा ज्यादा होता है। और ये सारा कॉन्सेप्ट, और ये आराम से आप डायग्राम वगैरह बनाकर चीजों को समझ सकते हैं। कितने लोग को चमक गया? जल्दी कमेंट करो। फील करने की कोशिश करो, फिजिक्स को फील करोगे तो सीखोगे। फिजिक्स फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना नहीं है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग। आपको समझ में आना चाहिए, आपको पूरा फील आ जाना चाहिए कि बॉडी कैसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है। अभी तक आप जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें कहीं ड्रैग नहीं था, सिर्फ ग्रेविटी था। सिर्फ ग्रेविटी बॉडी को रिटार्ड कराता था, ग्रेविटी ऊपर से नीचे लाने में इसको एक्सेलरेट कराता था। यहाँ पर ग्रेविटी के साथ साथ ड्रैग भी है। तो जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी प्लस ड्रैग दोनों मिलकर उसको रिटार्ड करा रहे हैं। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी तो उसको सपोर्ट कर रहा है नीचे लाने के लिए, लेकिन ड्रैग क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब ड्रैग लगने लगेगा तो एसेंट का टाइम कम होगा और डिसेंट का टाइम हमेशा ज्यादा होगा। इस बार चीजें टाइम के अबाउट सिमेट्रिक नहीं रहेंगी। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन देते हैं तुमको, तुम थोड़ा ट्राई करो इसको।
A body is thrown upwards. It experiences a constant retardation of 2 meter per second square due to air drag. ठीक है. The ratio of time of ascent to time of descent. ऑप्शन है 1:1, ऑप्शन है √2:3, ऑप्शन है √3:2 एंड ऑप्शन डी है 4:3. नहीं, 4. ट्राई करो. A body is thrown upward. It experiences a constant retardation of 2 meter per second square due to air drag. The ratio of time of ascent to time of descent is. ट्राई करो इसको, देखो क्या होता है. है शाम का मंजर हो. इसको आप मान लेते हैं कि इसी u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं. जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम जाएगा h मैक्स, वहां पर तो इसकी वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी. ठीक है, तो इसका अब क्योंकि एयर ड्रैग लग रहा है तो जाने और आने का टाइम सेम तो होगा नहीं. तो जाने के टाइम को हम TA मान लेते हैं और आने के टाइम को TD मान लेते हैं. तो जाने का सिचुएशन क्या होगा? ये ऊपर जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से, ग्रेविटी G भी नीचे लगेगा और एयर ड्रैग के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी नीचे लगेगा. एयर ड्रैग के कारण रिटार्डेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यानी कि नीचे 10 और 2 कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे, है ना. तो जाते वक्त 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे एक्सेलरेशन लगेगा नेट. फिर जब ऊपर से नीचे आता होगा तो v नीचे, तो ग्रेविटी तो g नीचे ही लगेगा लेकिन एयर ड्रैग वाला एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा. तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो नेट एक्सेलरेशन नीचे लगेगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. बेसिक वेक्टर है. हाँ करेक्ट श्रेय, आपका आंसर करेक्ट है. √2/3. नहीं, खुशी आंसर करेक्ट है. तो बस खत्म हो गया. अब आपको टाइम निकालना है तो आप v = u प्लस क्या कर सकते हो 80. फाइनली मैक्सिमम हाइट पे u v तो 0 ही होने वाला है. u नहीं पता, u को u ही नहीं लेते हैं. a कितना लगेगा जाते समय नीचे? -12 TA. तो यहाँ से TA कितना आ जाएगा? u/12. और आते समय v = u + 80. ऊपर से आते समय ना, तो ये टाइम ऑफ एसेंट तो आ गया u/12 u के टर्म में. ठीक है, आते समय v = u + 80.
ठीक है, तो निकाल लेते हैं कितना h जाएगा, ये मैक्सिमम h मैक्स निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा u इंटू टी ए प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू टी ए का स्क्वायर 6, ये आ जाएगा यू टी ए प्लस 6 TA स्क्वायर। ठीक है, इतना ही डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर से नीचे आने के समय भी कवर करेगा, क्योंकि वापस आएगा तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करके। तो u इंटू टी डी प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टी डी का स्क्वायर, सो दिस विल बी u इंटू टी ए प्लस 6 TA स्क्वायर। अब ऊपर से नीचे आने में इसका u तो 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, वापस से जब नीचे चलेगा तो नीचे वाले जर्नी के लिए u 0 हो जाएगा। ये 1/2 इंटू ए हो गया, ये 8 इंटू टी डी का स्क्वायर, तो ये लगभग 4 आ गया। तो यू टी ए प्लस 6 TA स्क्वायर इज इक्वल टू 4 TD स्क्वायर, इस तरीके का कुछ दिया गया है। तो हमको टी डी निकालना है। ओके, तो टी डी और टी ए की वैल्यू u/12 है, तो u इंटू u/12 प्लस 6 इंटू टी ए इज u/12, तो ये u²/144 इक्वल टू 4 TD स्क्वायर। तो ये u²/12, और ये कटेगा क्या बाबू, 6 2 2 6 4 24, u²/24 इक्वल टू 4 TD स्क्वायर। तो 24 हो गया, ये हो जाएगा 3u² इक्वल टू 4 TD स्क्वायर, ये कट जाएगा 8। तो टी डी की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर या डायरेक्टली u/√832। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वन डायमेंशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से टी डी आ गया u/√32, तो तुमको टी ए बाई टी डी चाहिए, u/12 बाई u/√32, u से u कट गया, दिस √32/12, ये कितना आएगा, 32 इज √32 को क्या लिख सकते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 4√2 4√2/12, तो ये कट जाएगा 3, आंसर विल बी √2/3। पूरा रूट है क्या, अथा ऑप्शंस में क्या है, पूरा रूट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या यार। कुछ तो कहीं गड़बड़ हो गया है। जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको +12 कैसे लेंगे, -12 ना लेंगे, ऐसे यू टी ये -6 TA स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, शिट, ये बाबू हो जाएगा 24u², हाँ, इक्वल टू 4 TD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u²/24 इंटू 4 इज 96 इज TD, तो TD की वैल्यू आ जाएगी u/√96। तो TA/TD will be equal to u/12
डिवाइडेड बाई यू बाई रूट अंडर 96, रूट अंडर 96 बाई 12। अब 96 को कैसे लिख सकते हैं? इस 248, 224, 212, 26, तो आप 4√6 लिख सकते हैं इसको, 4√6/12। तो ये कट जाएगा 3 बार में, और √6 कैन बी रिटन एज, √6 will be √2 into √3 divided by 3, √3, हाँ ये आ गया, √2/3, करेक्ट, √2/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था बाबू, है ना। जब ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो मैं इस डायरेक्शन को प्लस लूंगा ना, तो आपको इस 12 को -12 पुट करना था, वो गलती से एक बार हो गया, ठीक है। इजी है बस, काम आपको जानते हो, काम आपको ड्रैग में भी वन डायमेंशनल वाला ही करना है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। बस फर्क इतना है कि हर बार एक्सेलरेशन जो आप पीछे G10, -10 और -10 ले लेते थे, वो ना हो करके ड्रैग वाले एक्सेलरेशन के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी भी नीचे, ड्रैग भी नीचे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और जब बॉडी नीचे से ऊपर जाता जाएगा तो ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगा, लेकिन ड्रैग वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन ऊपर लगेगा। तो बस ये एक्सेलरेशंस के जो मैग्नीट्यूड है ना, वो इस बार 10 और -10 हमेशा नहीं रहेंगे, है ना, वो कुछ डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे इस बार 12 हो गया और 8 हो गया, बस यही फर्क है, बाकी क्वेश्चन बनाने में और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे ड्रैग पर, आज तो बस ड्रैग को इंट्रोड्यूस किया है। ओवरऑल बाबू कॉन्सेप्ट इतना ही है ना, ड्रैग ड्रैग में अगर आपको ये सारे डायग्राम्स बनाने आ गए और आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपको दिक्कत तो नहीं होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो बाबू, कमेंट कर लो। कोई डाउट है तो कमेंट कर लो, है ना। कल कोशिश करेंगे मेंस और नीट वगैरह के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वन डायमेंशन पर लाकर इस वन डायमेंशन वाली चीजों को कंप्लीट कर लेने के लिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। हाँ, क्वेश्चंस अभी और करेंगे बाबू, ड्रैग पे खत्म नहीं हुआ है, ड्रैग में करेंगे क्वेश्चंस और करेंगे, डोंट वरी, है ना। बस अभी तो बस एक आपको जो पढ़ाया था उसको उसको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे दिया। अभी आप पढ़कर आए थे कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट से कम होता है, तो बस उसी चीज का एक रेशियो जैसा न्यूमेरिकल बना दिया, है ना, ये आपको कर दिया। सारा कुछ वन डायमेंशन जैसा ही सॉल्व हो रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट बस ये है कि एक्सेलरेशन से इस बार +10 और -10 नहीं होगा। एक्सेलरेशन के वैल्यू निकालने के लिए आपको ड्रैग वाले एक्सेलरेशन को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। ऊपर जाते समय जी और एडी दोनों नीचे लगेंगे, और ऊपर से नीचे आते समय जी तो नीचे ही लगेगा लेकिन एडी ऊपर लगेगा, क्योंकि एडी हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कोई दिक्कत है किसी को? चलो तो फिर आज के लिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में ड्रैग के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे वन डायमेंशन में, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे उनको लेकर के आएंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तब तक तुम HC वर्मा के 30 क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उतने क्वेश्चंस को खुद से बनाओ बिना सॉल्यूशन देखे। एक बार वीडियो में समझ गए, सारा क्वेश्चन रफ कॉपी में लिख लो और खुद से बनाओ, बना लोगे आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सब टॉपिक्स, ठीक है। चलो, थैंक यू।